क्या हो अगर कोई इंसान इतना ताकतवर हो कि जब अमेरिका की गवर्नमेंट कोलैप्स करने वाली हो तो वो उस इंसान को हेल्प के लिए बुलाए और वो अकेले दम पर अमेरिका जैसी कंट्री की गवर्नमेंट और इकोनॉमी को कोलैप्स होने से बचा ले। तो उस इंसान का नाम था जेपी मॉर्गन। जेपी मॉर्गन वो आदमी जिसने दुनिया की पहली $1 बिलियन कंपनी बनाई, वो आदमी जिसके नाम पर आज दुनिया का सबसे बड़ा बैंक मौजूद है। तो ये स्टोरी है जेपी मॉर्गन के एंडलेस मनी पावर और इन्फ्लुएंस की, जिसकी वजह से एक टाइम पर यहाँ तक कहा जाता था कि जेपी मॉर्गन पूरे अमेरिका को ओन करते हैं। जेपी मॉर्गन का जन्म 17 अप्रैल 1837 को हार्टफोर्ड कनेक्टिकट यूनाइटेड स्टेट्स में एक रिच और इन्फ्लुएंशियल फैमिली में हुआ था। इनके फादर का नाम जूनियर स्पेंसर मॉर्गन था, जो कि एक अमेरिकन बैंकर और फाइनेंशियर थे, और इनकी मदर का नाम जूलियट पियरपॉन्ट था, जो कि फेमस पोएट जॉन पियरपॉन्ट की डॉटर थी। और इनके अंकल जेम्स लॉर्ड पियरपॉन्ट थे। ये वो आदमी थे जिन्होंने फेमस क्रिसमस सॉन्ग जिंगल बेल्स को कंपोज किया था। और साथ ही साथ इनके फादर के और ग्रैंडफादर के पहले से ही बहुत सारे बिजनेसेस थे। इसी चीज से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जेपी मॉर्गन की फैमिली पहले से ही कितनी ज्यादा रिच, पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल थी। जेपी मॉर्गन का पूरा नाम जॉन पियरपॉन्ट मॉर्गन था। जॉन बचपन से ही बीमार रहा करते थे और इसी वजह से वो दूसरे बच्चों के साथ खेलने की बजाय अपने घर में बैठकर फाइनेंस की बुक्स पढ़ा करते थे। अप्रैल 1852 में जॉन रूमेटिक फीवर से जूझ रहे थे और ये उन्हें इतनी बुरी तरीके से असर कर रहा था, जिससे जॉन को इतना दर्द होता था कि वो सही से चल भी नहीं पाते थे। इसी वजह से जॉन के फादर उन्हें अजोरस आइलैंड में भेज देते हैं, जहां उनकी सेहत में सुधार होना शुरू हो जाता है और वो यहाँ करीब 1 साल रहते हैं, जिसके बाद वो अपनी एजुकेशन पूरी करने के लिए बोस्टन वापस आ जाते हैं। जॉन के फादर ने जॉन को सबसे बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करवाई। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जॉन एजुकेशन के लिए जर्मनी और स्विट्जरलैंड तक गए। जेपी मॉर्गन अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद अगस्त 1857 को लंदन अपने फादर का काम संभालने के लिए आ जाते हैं, जहां वो अपने फादर की बैंकिंग फर्म में अगले 14 सालों तक अपने फादर के अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव के फॉर्म में काम करते हैं, जहां वो ट्रेड और बैंकिंग लाइफस्टाइल को सीखते हैं। जेपी मॉर्गन बिजनेस में पहले से ही काफी तेज थे और जब वो न्यू ऑरलैंड में थे तो उनकी मुलाकात एक ऐसे शिप के कैप्टन से होती है जिसकी शिप पर कॉफी लोड थी, लेकिन इस कॉफी का कोई बायर नहीं था, इसलिए ये शिप ऐसे ही खड़ी थी। जिसके बाद जेपी मॉर्गन अपने फादर के बिजनेस के पैसों का यूज करके शिप की पूरी कॉफी को खरीद लेते हैं और कुछ ही टाइम में उस कॉफी को प्रॉफिट के साथ बेच भी देते हैं। इससे जेपी मॉर्गन की रिस्क टेकिंग एबिलिटी के बारे में पता चलता है, जिसके बाद वो 1861 में एक ऐसी डील को फाइनेंस करते हैं जिसमें गवर्नमेंट से 5000 पुरानी कार्बाइन गन्स को $3.5 के रेट से खरीदते हैं और गन में कुछ मॉडिफिकेशन करके गन्स को कुछ ही टाइम बाद वापस गवर्नमेंट को ही $22 पर पीस के हिसाब से बेच देते हैं, जिससे वो कुछ ही टाइम में 6 टाइम का प्रॉफिट अर्न करते हैं। लेकिन इस बीच अक्टूबर 1861 को जेपी मॉर्गन अमेलिया स्टर्गस से शादी करते हैं, लेकिन अमेलिया शादी से पहले ही काफी बीमार होती हैं। उन्हें ट्यूबरकुलोसिस होता है, जिसकी वजह से शादी के 4 महीने और 10 दिन बाद ही फरवरी 1862 को अमेलिया की डेथ हो जाती है। अमेलिया की डेथ का जेपी मॉर्गन पर बहुत गहरा असर पड़ता है, जिसके बाद जेपी मॉर्गन पूरे तरीके से अपने काम पर फोकस करते हैं। ईयर 1871 में जेपी मॉर्गन फाइनेंशियर एंटनी ड्रेक्सल के साथ मिलकर अपनी एक फाइनेंस फर्म ड्रेक्सल मॉर्गन एंड को की शुरुआत करते हैं, जिसमें वो अमेरिका में इन्वेस्ट करने वाले यूरोपियन इन्वेस्टर्स के लिए एजेंट्स का काम किया करते थे। लेकिन इसके बाद उन्हें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखती है। उस समय पर अमेरिका में 3 बड़ी इंडस्ट्रीज थी, ऑयल, स्टील और रेल रोड। लेकिन पहले से ही ऑयल पर जॉन डी रॉकफेलर और स्टील पर एंड्रू कार्नेगी का कब्जा था, और जो रेल रोड थी उसमें काफी सारी छोटी छोटी कंपनीज कम्पीट कर रही थी। यहीं पर उन्होंने अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी बनाई। पहले तो वो इन रेल रोड्स को फाइनेंस किया करते थे, लेकिन उन्होंने अब इन पर खुद इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और इन छोटी कंपनीज से कम्पीट करने की बजाय बहुत सारी छोटी कंपनीज को खरीदना शुरू कर दिया और इनको मर्ज करके एक बड़ी कॉरपोरेशन बनाई और खुद रेल रोड कॉरपोरेशन को रीऑर्गेनाइज किया,
जिससे इसकी एफिशिएंसी बढ़ गई और इतने बड़े कॉरपोरेशन को चलाने की वजह से इनका छोटा सा भी चेंज पूरे रेल रोड सिस्टम को अफेक्ट करता था। और इनका ये चेंज इतना सक्सेसफुल रहा कि इसे बिजनेस में एक टर्म मॉर्गनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, जो कि जेपी मॉर्गन के ही नाम पर है। और यार 1902 तक जेपी मॉर्गन करीब 8000 किलोमीटर की रेल रोड को कंट्रोल करते थे, जिसकी वजह से वो वर्ल्ड के सबसे पावरफुल रेल रोड मैग्नेट्स में से एक थे। यह 1900 में एंड्रू कार्नेगी, जो कि एक बहुत बड़े स्टील के टाइटन थे, वो अब अपने बिजनेस को बेचकर रिटायर्ड होना चाहते थे। और जब ये बात जेपी मॉर्गन को पता चली तो जेपी मॉर्गन को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी। वो कार्नेगी के बिजनेस को $480 मिलियन में खरीदते हैं और उसे फेडरल स्टील और बाकी की कोल आयरन स्टील कंपनी के साथ मर्ज करके यह 1901 में यूएस स्टील को बना देते हैं, जिसकी वैल्यूएशन $1.4 बिलियन होती है, जो कि वर्ल्ड की फर्स्ट $1 बिलियन कंपनी बन जाती है। और ये कंपनी इतनी बड़ी और सक्सेसफुल होती है कि एक टाइम पर ये यूएस का 66% प्रोडक्शन करती थी। ईयर 1893 में अमेरिकन मार्केट पैनिक और डीप इकोनॉमिकल डिप्रेशन का सामना कर रही थी। ये इतने बुरे हालात थे इतने अमेरिका ने इससे पहले कभी नहीं देखे थे, जहां बिजनेस बंद हो रहे थे और लोगों की जॉब्स जा रही थी। और ऐसे में इन्वेस्टर अमेरिकन मार्केट से अपना पैसा बाहर निकाल रहे थे। ऐसे हालात को संभालने के लिए जहां अमेरिका के पास $100 मिलियन का गोल्ड होना चाहिए था, वही ईयर 1995 तक अब अमेरिका के पास सिर्फ $42 मिलियन का गोल्ड बचा था। और अगर गोल्ड फिर से $100 मिलियन तक नहीं पहुंचा तो अमेरिकन करेंसी बहुत बुरे तरीके से गिर जाएगी, जिसका अमेरिका पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। लेकिन अब अमेरिका के पास इतना सारा गोल्ड आएगा कैसे, क्योंकि अब अमेरिकन करेंसी के बदले गोल्ड खरीदना बहुत मुश्किल था। लेकिन ऐसे टाइम पर जेपी मॉर्गन सामने आते हैं और जेपी मॉर्गन डायरेक्ट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड से बात करते हैं और अमेरिका के गोल्ड रिजर्व के लिए गोल्ड ऑफर करते हैं, जिसके बाद प्रेसिडेंट मान जाते हैं और जेपी मॉर्गन रॉथशाइल्ड्स के साथ मिलकर अमेरिका को $65 मिलियन का गोल्ड प्रोवाइड करते हैं, जिसके बदले में जेपी मॉर्गन को गोल्ड के बदले गवर्नमेंट से 30 इयर्स के लिए गोल्ड बॉन्ड्स मिलते हैं। और आखिरकार अमेरिका एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकलता है। लेकिन इसके बाद यह 1907 जब एक बार फिर से अमेरिका एक इकोनॉमिकल क्राइसिस में फंसा था। ये एक ऐसा टाइम था जब लोगों का बैंक्स पर से ट्रस्ट कम हो गया था और लोग बैंक से अपने सारे पैसे निकाल रहे थे। लेकिन बैंक्स का लोगों के सारे पैसे देना मुमकिन नहीं था, क्योंकि बैंक सिर्फ लोगों का 10% पैसा ही सेव करके रखते हैं और बाकी पैसा लोन पर देते हैं। और जब लोग बैंक से अपने सारे पैसे निकलवाने के लिए जाते हैं तो एक टाइम ऐसा आ जाता है जब बैंक्स के पास लोगों को पैसे देने के लिए पैसे ही नहीं होते। और ऐसे में काफी सारे बैंक्स कोलैप्स कर जाते हैं। बैंक्स का कोलैप्स करना किसी भी कंट्री के लिए बहुत बुरा होता है। और ऐसे में उस टाइम के प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट, जो कि जेपी मॉर्गन को पसंद नहीं किया करते थे, लेकिन इतने बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस को देखकर प्रेसिडेंट को यह समझ में आ गया था कि इस मुसीबत को जेपी मॉर्गन ही हैंडल कर सकते हैं। और उन्होंने जेपी मॉर्गन से अमेरिका को इस मुसीबत से निकालने को कहा। जिसके बाद जेपी मॉर्गन अपने न्यूयॉर्क मैंशन की लाइब्रेरी में कंट्री के सबसे बड़े और पावरफुल फाइनेंसियर्स को इकट्ठा करते हैं और उन्हें बैंक्स को हेविली फंड करने को बोलते हैं। और जेपी मॉर्गन सभी लोगों को तब तक उस लाइब्रेरी में लॉक करके रखते हैं जब तक सभी लोग मॉर्गन के प्लान के हिसाब से चलने को रेडी नहीं हो जाते। और इसके कुछ टाइम बाद ही अमेरिका की इकोनॉमी वापस पटरी पर आना शुरू हो जाती है और अमेरिका एक और बहुत बड़े क्राइसिस से बाहर निकल जाता है। ये क्राइसिस ऐसे थे जो कि उस समय तक अमेरिका की हिस्ट्री के सबसे बड़े क्राइसिस में से एक थे। और जब अमेरिका की गवर्नमेंट तक ऐसे क्राइसिस को हैंडल नहीं कर पाई तो उसने जेपी मॉर्गन से हेल्प ली। हालांकि इसमें जेपी मॉर्गन का भी फायदा था, लेकिन फिर भी इन क्राइसिस को अकेले हैंडल करना और अमेरिका की इकोनॉमी को वापस पटरी पर लाना ये बताता है कि मॉर्गन एक हद तक गवर्नमेंट से भी ज्यादा पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल थे। जेपी मॉर्गन अमेरिका के एक बहुत बड़े फाइनेंशियल और एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंशियल आदमी थे, लेकिन अब लोगों में जेपी मॉर्गन को लेकर डर पैदा होना शुरू हो गया था, क्योंकि जेपी मॉर्गन एक ऐसे आदमी थे जिनका शायद यूएस गवर्नमेंट तक कुछ नहीं कर सकती थी। और लोगों को पता चला कि अमेरिका जेपी मॉर्गन पर कितना डिपेंडेंट है और वो जो चाहे वो कर सकते हैं और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। और ऐसे में जेपी मॉर्गन को क्रिटिसिज्म और कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी जेपी मॉर्गन अपना काम करते रहे
रहे, लेकिन मॉर्गन की तबीयत अब कुछ ठीक नहीं होती और 31 मार्च 1913 को जब जेपी मॉर्गन रोम के एक होटल में होते हैं तो जेपी मॉर्गन की नींद में ही मौत हो जाती है। शायद हिस्ट्री में जेपी मॉर्गन जैसा दूसरा आदमी कोई हुआ हो जो कि इतना पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल हो, जिसके नाम पर आज दुनिया का सबसे बड़ा बैंक जेपी मॉर्गन चेज है, जो कि $4 ट्रिलियन से भी ज्यादा के एसेट्स को होल्ड करता है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि हम और बेहतरीन वीडियोस लाते रहें।